हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे म्यूजिक पेपर वन और पेपर टू का प्रैक्टिस सेट 24 जो आपके बिहार स्टेट 2024 और बीपीएससी 3.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस है जो आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि जितने आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब आपके एससीईआरटी बुक से पूछे जाएंगे। तो आप बिहार में म्यूजिक टीचर बनना चाहते हैं तो आप लोग के लिए दिया जा रहा है 17 प्लस प्रैक्टिस सेट सिर्फ 151 में, जिसमें आपको 3500 क्वेश्चन आंसर और साथ में आसान भाषा में डिफिनेशन के साथ दिया जा रहा है जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। अगर आप भी लेना चाहते हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेम पैटर्न पे पूछे गए सवाल है। लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि जितने भी आपके टीचिंग रिलेटेड न्यूज आते हैं, कंटेंट होते हैं, सारा चीज़ यहाँ पर पोस्ट किया जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। पहला क्वेश्चन है, चौगुन लय में ताल झपतल कुल कितनी बार बजाई जाती है? और याद रखिएगा आपके एग्जाम में मुश्किल से 20 से ज़्यादा कम दिन बचा है, 1 महीने से कम दिन बचा है। तो सीरियस होकर पढ़ाई कीजिएगा, चाहे आप बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हो चाहे बीपीएससी का। गिन के चलिए कि आपके पास 20 दिन का टाइम बचा हुआ है और उसको नज़र रखते हुए अपने तैयारी को कहीं से भी आप तैयारी कीजिए, लेकिन सीरियस होकर तैयारी कीजिएगा, क्योंकि इतना शानदार मौका आपको बिहार सरकार दोबारा कभी नहीं देगी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 2, 3, 4 या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और याद रखिएगा चौगुन लय में ताल झपतल टोटल 4 बार बजाई जाती है। और 4 प्रकार किस पर बजाई जाती है तो आप यहाँ देख सकते हो, आपको यहाँ लिखा हुआ है झपताल का ठेका। आप यहाँ देख सकते हो 4 बार बजाई जाती है, जिसे आप एक मात्रा में और 4 बोल को बांधोगे तो उससे चौगुन लयकारी उत्पन्न होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर के इतिहासकार ने कल्हण ने डैश में कश्मीर के इतिहास में संगीत, नृत्य, नाटों को प्राप्त राजकीय संरक्षण के बारे में तथ्य अभिलिखित किए हैं। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना, खासकर पेपर टू वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। और इस सवाल आपका यूपी पीजीटी 2021 में सवाल पूछा जा चुका है। बात की जाए ऑप्शन की तो ऑप्शन है राज भैभुई, संगीत शास्त्र, कश्मीर सुल्तान या ऑप्शन डी राजत रंगनी। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तानसेन किसके शिष्य थे? काफ़ी बार ये सवाल आपके पेपर में पूछा जा चुका है कि तानसेन किसके शिष्य थे? तानसेन किसके नौरत्न हुआ करते थे? तानसेन से हमेशा 4 से 5 सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो रट्टा मार लीजिएगा कि तानसेन आपके स्वामी हरिदास के शिष्य हुआ करते थे और तानसेन आपके अकबर के नौरत्न हुआ करते थे, इसे भी याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समगान अपने विविध रूपों के साथ डैश संगीत के ताना बाना बुनता है। पहला ऑप्शन है गणदो संगीत, आधुनिक संगीत, वैदिक संगीत या ऑप्शन डी लौकिक संगीत। बात की जाए वैदिक संगीत का तो वैदिक संगीत भारत के सांस्कृतिक इतिहास में प्राचीनतम युग माना जाता है, जिसके आचार्यों के अनुसार वेद साहित्य का इकाई माना जाता है, जिसके अंतर्गत मात्र भेद के कारण त्रिवेद, यजुर्वेद और सामवेद अर्थवेद का निर्माण हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, वैदिक संगीत। इन चारों में कौन सा तालों में अंक का एक प्रकार नहीं है? पहला ऑप्शन है अशुद्रुत, द्रुत, अतिद्रुत या ऑप्शन डी काकाबाद। और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अतिद्रुत तालों के अंक का वो प्रकार नहीं है। अनुद्रत, द्रुत और लघु, गुरु, प्लुट, ये सारे चीज आपके तालों के अंक का प्रकार है। इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे चीज आपके तालों के प्रकार हैं। और ताल के प्रकार को लेकर हमेशा सवाल आपके 1 से 2 सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए थे।
इसलिए इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको मैं कई बार बता चुका हूँ झपटाल के बारे में। आपको बताना है कि झपटाल में डैश मात्राएँ, डैश खंड और खंडों में डैश मात्राएँ क्रमशः होती हैं। आपको बताना है कि झपटाल में कितनी मात्राएँ होती हैं, कितने खंड होते हैं और कितने खंडों की मात्राएँ होती हैं, आपको ये बताना है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। विलंबित तीन ताल में मात्राओं की कुल संख्या कितनी होती है? 16, 32, 64 या 128? तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि विलंबित तीन ताल में मात्राओं की कुल संख्या 64 होती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारंगदेव किस ग्रंथ के लेखक माने जाते हैं? संगीत रत्नाकर के, संगीत विबोध के, संगीत परिजात के या ऑप्शन सी क्रमिक पुस्तक मालिका? तो बात की जाए पंडित सारंगदेव की तो उनकी 13वीं शताब्दी में संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना करी थी और दक्षिण और उत्तरी संगीत विद्वान इस ग्रंथ को संगीत का आधार ग्रंथ मानते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा और इस क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा क्योंकि सवाल बहुत बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है। गायन की वो विधा जिसमें एक ताल का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है ध्रुव, ख्याल, ठुमरी या ऑप्शन डी टप्पा? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ख्याल गायन में एक ताल का उपयोग किया जाता है, विलंबित लय में इस ताल का प्रयोग किया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित चारों में कौन सा अचल स्वर है? ऐसा सवाल आपके पिछली बार एग्जाम में बहुत बार पूछा गया था और इसमें बहुत बच्चों ने गलती करा था। तो आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका अचल स्वर है। अचल स्वर क्या होता है? तो याद रखिएगा अचल स्वर उसे कहते हैं जो अपने स्थान में अडिग रहता हो या कभी न कोमल होता है और ना ही कभी तीव्र होता है, उसे अचल स्वर कहते हैं। तो ऐसा कौन सा स्वर है? तो ऐसे आपका प अचल स्वर है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वो गति जिस पर गीत गाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? परिमाण, मात्रा, टिम्बर या ऑप्शन डी लय? तो संगीत में समान गीत या चाल को लय कहते हैं। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। गमक का प्रकार जिसमें स्वर का कंपन एक मात्रा काल पर किया जाता है उसे कौन सा गमक कहते हैं? त्रिपिक गमक, सुवृत गमक, कंपित गमक या ऑप्शन डी आंदोलित गमक? अगर आप क्वेश्चन में देख रहे हो कि आंसर यहाँ दिख रहा है तो आप आंसर देखकर आप आंसर टिक आउट कर रहे हो तो अपने साथ आप धोखा कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि आप आंसर देखकर आंसर टिक आउट कर रहे हो या अपने मन से आंसर टिक आउट कर रहे हो। जो भी दोनों आपको पता है, आप देखकर आंसर दे रहे हो या अपने मन से दे रहे हो। अगर आप आंसर देख के दे रहे हो तो अपने साथ आप गलत कर रहे हो क्योंकि जब आपका एक पेपर होगा तब उस टाइम आपका आंसर नहीं दिखेगा, उस टाइम आपका रिजल्ट सामने आएगा और रिजल्ट क्या आएगा कि आपका 4 नंबर से 5 नंबर से आपका स्टेट क्वालीफाई नहीं हुआ, बीपीएससी क्वालीफाई नहीं हुआ। तो फिर ऐसे आप आंसर देखकर आंसर टिक आउट मत करो। मुझे पता है कि आपको आंसर दिख रहा है तो आपका ध्यान आंसर पे चला जाएगा। लेकिन अगर आप आंसर देखना ना भी चाहो, अगर आप आंसर देखना नहीं चाहते हो तो आपको आंसर नहीं दिखेगा। क्योंकि आपको पता है कि आपको आंसर इसका पता है कि नहीं पता है। तो इसलिए अपने आप से झूठ मत बोलिए। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो जितनी यहाँ पर लाइन दी गई हैं, जितने पॉइंट दिए गए हैं, सारे पॉइंट को आप पढ़िए। क्योंकि अगर आप सिर्फ़ आंसर रट्टा मार लेते हो, तो गलती से स्टेट क्वालीफाई कर जाओगे। बीपीएससी आपसे क्वालीफाई नहीं होगा, ये मेरा लिख दे सकता हूँ किसी को भी। क्योंकि हर बार आपका जो आपका कट ऑफ है काफ़ी हाई जाएगा पिछले कंपेयर में और कट ऑफ पार करने के लिए आपको बिहार में टीचर बनने के लिए
आपको डिटेल में पढ़ना होगा, तभी जाकर आप बिहार में म्यूजिक टीचर बन सकते हो। तो इसलिए ऐसा काम मत कीजिए जो बाद में आपको पछताना पड़े। अभी आपके पास टाइम है, 20 दिन का टाइम है, पूरा डिटेल से पढ़िए। 3500 क्वेश्चन कम नहीं होता है। अगर आप 3500 क्वेश्चन कर लेते हो तो अपने अंदर एक अलग ऊर्जा देखोगे, क्योंकि आपके पास अगर किसी चीज़ के बारे में जानकारी होती है, अगर उससे सवाल पूछा जाए तो आपको आंसर देने में मज़ा आता है, क्योंकि आपने पढ़ा है। जब आप बिना पढ़े एग्ज़ाम में बैठ जाओगे, तो आपको 3 घंटा बहुत कम लगेगा। लगेगा 3 घंटा कितना ज़्यादा टाइम है, आप क्योंकि आपने तो पढ़ा नहीं है। आप 1 घंटे में जाओगे, 1 घंटे में 150 क्वेश्चन टिक आउट करके कंप्यूटर से चले आओगे। लेकिन जो इंसान पढ़ता है तो उसके लिए 3 घंटा काफ़ी कम लगता है। उसको लगता है कि 3 घंटा कितना जल्दी कट गया, क्योंकि वो पढ़कर आंसर दे रहा है। और आप आंसर कैसे दे रहे हो? सिर्फ़ तुक्का मार के। तुक्का मारकर 100 में से 2 ही लोग किस्मत भरोसे पास होते हैं, 98 लोग फेल होते हैं। तो याद रखिएगा, 98 लोग बनना है या 2 लोग बनना है। तो आपके पास 20 दिन का टाइम है, भरपूर टाइम है, अच्छे से पढ़िए और बिहार में म्यूजिक टीचर बनिए। क्योंकि इतना शानदार मौका आपका बिहार सरकार कभी नहीं देगी कि स्टेट यहाँ पास की और बीपीएससी का फॉर्म फिल हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझदार हैं, तो ऐसा गलती अपने साथ मत कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव शैली के गायन का तीसरा भाग क्या है? रागलाप, बंदिश, संचारी या ऑप्शन डी तान। बात की जाए रागलाप की, तो रागलाप का तीसरा भाग आपका संचारी कहलाता है। और याद रखिएगा, ध्रुव के 4 भाग होते हैं। कौन-कौन से? तो अस्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग। ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्यों सी होगा? क्योंकि आपका तीसरा भाग पूछा गया था। और आप यहाँ देख सकते हो तीसरा भाग संचारी है। चौथा भाग पूछ लेता पेपर में, तो चौथा भाग क्या होता? आभोग होता। इसलिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनाए जा सकते हैं। इसलिए इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा, क्योंकि आपके पास 151 पे काफ़ी ज़्यादा है। आपके फ्यूचर की नज़र में 151 पे काफ़ी कम है, ज़्यादा आपके लिए। इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से पढ़िए। मेरे तरफ से जितना हो सके मैं 3500 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। 3500 क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे सारा कुछ करा दिया जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस सेट ले नहीं पा रहे, आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो जितना मैं वीडियो करा रहा हूँ, ईमानदारी से पूरा आप वीडियो देख लेते हो, तो भी अपना पेपर आप आराम से क्वालीफाई कर जाओगे। बस आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए पढ़ने का। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राग भूपाली डैश था से संबंधित है। ऐसे सवाल काफ़ी पिछली बार ट्रेंडिंग में थे। ऐसे सवाल आपके 3 से 4 सवाल आपके पेपर में पूछे गए थे, जाकर पेपर उठाकर देख सकते हो। पहला ऑप्शन है बिलावल ठाट, कल्याण ठाट, खमास ठाट या ऑप्शन डी काफ़ी ठाट। बात की जाए राग भूपाली का, तो कल्याण ठाट से संबंधित माना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राग आशावारी डैश ठाट से संबंधित है। आशावारी से, भैरव से, जौनपुरी या ऑप्शन डी तोरी। तो आशावारी आप जानते हो कि आशावारी था से उत्पन्न माना जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ भी आप देखोगे राग आशावारी और उसकी थात पूछ ले, तो हमेशा ऑप्शन ए टिक आउट कीजिएगा, आशावारी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आपको एक राग दिया गया है, आपको पहचान करना है कि ये राग कौन सा राग का है। पहला ऑप्शन है भैरवी, भूपाली, बिहाग या ऑप्शन डी भैरव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, भैरव। और इसकी उत्पत्ति भैरवथात से मानी गई है। और इसमें कोमल कौन सा लगता है? तो रे और द कोमल लगते हैं। और इसकी जाति कौन सी है? तो इसकी जाति संपूर्ण जाति राग माना जाता है। और इसका गायन का समय क्या है? तो गायन का समय आपका प्रातः काल होता है, मतलब सबसे सुबह का टाइम इसका गाने का समय होता है। ये सारे पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन, बहुत बार आपके म्यूजिक पेपर में सवाल पूछा जा चुका है कि राग केदार की जाति क्या है। ऑडो संपूर्ण, शाडो संपूर्ण, ऑडो शाडो या ऑप्शन डी शाडो ऑडो। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऑडो संपूर्ण। और इसकी जाति क्या है? ठाट कौन सा है?
तो ये राग का कल्याण थाट से उत्पन्न माना जाता है। और इसका गायन का समय क्या है? तो इसका गायन का समय प्रथम पहर होता है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राग मियाँ मल्हार डैश थाट से है? खमास थाट से, काफी ठाट से, भैरवी थाट से या ऑप्शन डी कोई नहीं? तो मियाँ मल्हार की उत्पत्ति काफी थाट से मानी गई है। इसके आरोह में 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इसे याद रखिएगा कि राग मियाँ मल्हार में 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं और औरों में देवत वर्जित माना जाता है। और इसकी जाति क्या है? तो इसकी जाति संपूर्ण शाडो है। और इसका गायन का समय क्या होता है? तो गायन का समय आपका मध्य रात्रि माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, काफी ठाट। आपको इस क्वेश्चन में राग पहचानना है कि नी, स, म, मग, पम, ग, मगरेसा, ये आपको कौन सा राग है? बिहाग, भीमपलासी, यमन या ऑप्शन डी काफी? तो इसकी उत्पत्ति ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और याद रखिएगा कि भीमपलासी का उत्पत्ति काफी तार से मानी गई है और इसका गायन का समय दिन का तीसरा पहर होता है। जाति कौन सी होती है? तो जाति इसकी औरो संपूर्ण मानी गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। और जितने मैंने पॉइंट बताए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर इसमें से 4 से 5 सवाल आपके बनाए जा सकते हैं आपके पेपर में और क्वेश्चन आपके एग्जाम में इन पॉइंटों से बनता है, ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन से बनता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम पैटर्न पे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं आपके पॉइंट से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जो आपको इस पॉइंट से पढ़ोगे तो इसमें से 4 से 5 सवाल आपके बन जाएँगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ, सिर्फ़ तुक्का मारोगे, स्टेट गलती से क्वालीफ़ाई कर जाओगे। लेकिन अगर पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे तो बीपीएससी भी आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा और म्यूज़िक टीचर आप बिहार में बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव गीत सामान्यतः निम्न चारों में एक भाषा में नहीं पाया जाता। कौन-सा भाषा है जिसमें ध्रुव गीत नहीं पाया जाता है? हिंदी, उर्दू, ब्रज और संस्कृत। पेपर 2 वालों के लिए इस क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे बिहार स्टेट का बात की जाए, चाहे बीपीएससी की। इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा और याद रखिएगा, ध्रुव गीत उर्दू भाषा में नहीं गाया जाता है। मात्र ऐसा ये गीत है जो आपके उर्दू भाषा में नहीं गाया जाता। ध्रुव शब्द अधिकतर आपके ब्रिज भाषा में पाए जाते हैं, इसे भी याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है, ये कहा जाता है कि डैश ने गायन की टप्पा खोजी थी। आसिफ उद्दुल मियाँ, सोरी मियाँ, गुलाम अली या ऑप्शन डी अली अकबर खान? टप्पा सोली खोज आपके सोरी मियाँ ने किया था। इसके शब्द मैक्सिमम आपको पंजाबी देखने को मिलेंगे और इसकी प्रकृति चप्पल होती है और इसका श्रृंगार रस प्रधान गीत माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, सोरी मियाँ। कजरी गीत सामान्यतः डैश को वर्णित नहीं करता है। वर्षा, विरह, राधा कृष्ण के बारे में या ऑप्शन डी भक्ति? तो याद रखिएगा, जो कजरी गीत होता है वो भक्ति को वर्णित नहीं करता है। कजरी उत्तर प्रदेश का काफ़ी फेमस लोकगीत माना जाता है जो आपके वर्षा ऋतु सावन के महीने में सबसे ज़्यादा यूपी में गाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, भक्ति में कजरी गीत नहीं गाया जाता। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। लयकारी का प्रयोग किस गायन शैली में किया जाता है? पहला ऑप्शन है धमार, ख्याल, चतुरंग या ऑप्शन डी तराना? और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बाएं तबले को डैश भी कहा जाता है। जो बाएं तबला होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। तबला नाम से, डग्गा, जो आपने गांव में सुना होगा डग्गा लेकर आओ, पूरी, ढोलक?
तो याद रखिएगा, बाएं टबले को डगा के नाम से भी जाना जाता है, जो आपके दाहिने की अपेक्षा काफ़ी कम ऊंचा होता है और बीच का भाग जो होता है वो अधिक आकार, जिसे आप व्यास के नाम से भी जानते हो, और मुंह दाहिने की तुलना में काफ़ी ज़्यादा अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, डगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी बार आपके म्यूजिक पेपर में सवाल पूछा जा चुका है। वो फ़कीर कौन था जिसने तानसेन के माता-पिता को संतान होने का आशीर्वाद दिया था? मोहम्मद मिर्ज़ा, मोहम्मद नाइस, मोहम्मद नदीम या ऑप्शन डी मोहम्मद गौश? तो मोहम्मद गौश ने तानसेन के माता-पिता को संतान होने की आशीर्वाद दिया था। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी हरिदास का जन्म कब हुआ था? तो मैंने अभी तक आपको कई बार बता चुका हूँ कि स्वामी हरिदास का जन्म 1537 में यूपी के अलीगढ़ में हुआ था। और उनकी मृत्यु की बात की जाए तो उनकी मृत्यु आपके 1620 के करीब मानी जाती है। उनके पिताजी का नाम आदुशीर था और माताजी का नाम गंगा देवी था। उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में 3 से 4 बार पूछे जा चुके हैं। टोटल मैंने आज आपको अप्रॉक्स 25 क्वेश्चन कराए। उम्मीद करता हूँ आप 25 में अपनी ईमानदारी से 20 प्लस आपका स्कोर आया होगा। अगर आपका 20 प्लस स्कोर नहीं आ रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप सच में सीरियस हो तो, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट आपको कर दिया है, ज़्यादा मैंने आपको ज्ञान दे दिया है। तो अगर आप सीरियस हो तो आप 3500 क्वेश्चन आंसर, और आपने देख लिया कितनी आसान भाषा में डिफाइन करके आपको दिया जा रहा है, जिसमें आपको सिर्फ 151 रुपया पे करना होगा, जो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एससीईआरटी बेस है, जो आपके सिलेबस में साफ साफ मेंशन है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में इन्हीं से पूछे जाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है।